तो भाई लोग आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2016 में आई ड्रामेटिक एंड सस्पेंसफुल फिल्म इरेवी विद IMDb ऑफ 8.1। इरेवी का मतलब होता है देवी। इस फिल्म में हमने देखा है कि एक आदमी अपनी आदतों के चलते खुद की और अपने घर की बर्बादी का कारण बनता है। मूवी की स्टार्टिंग होती है प्यार भरे मौसम यानी कि बारिश के साथ, जहां हमें किन्हीं 3 स्टोरीज को साथ में दिखाया जाता है। एक बंदी अपने स्कूल फ्रेंड्स के पूछने पर बताती है कि अगर वो किसी से लव करेगी तो उसकी दादी उसके टुकड़े कर देगी, इसीलिए वो तो उनके बताए लड़के के साथ खुशी खुशी सिंपल लाइफ जीना चाहती है। वो आगे बोलती है कि उसकी ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है, वो तो बस अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहना चाहती है। दूसरी तरफ एक और बंदी है जिसकी अभी शादी होने वाली है। वो अपनी दोस्त को बताती है कि वो बाकियों की तरह यूजुअल लाइफ नहीं जीना चाहती जिसमें शादी करो फिर बच्चे करो। वो चाहती है कि एक अच्छी लाइफ हो, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसे आसानी से मूव ऑन कर सकें। और तीसरी तरफ एक औरत है जो अपनी सहेली को रोते हुए बताती है कि आज फिर से उसके हस्बैंड ने उसको डांटा। इसके बाद मूवी आगे बढ़ती है और हम एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी को नशा करते हुए देखते हैं। इस आदमी का नाम है अरुल और ये एक फिल्म मेकर है, लेकिन फिल्म प्रोड्यूसर के साथ चलते झगड़े के कारण इसकी फिल्म रिलीज होने से रुक गई है और ये अब इसीलिए परेशान है। और अरुल के छोटे भाई का नाम है जगन, जो कि अभी कॉलेज में है। इसका एक लेक्चर रहता है जहाँ हमें बताया जाता है कि हमारे प्राचीन मंदिर कुछ ऐसे भी है जहाँ मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो है। इसी का फायदा उठा के कुछ स्मगलर वहाँ की मूर्तियाँ चुरा कर फॉरेन में बेच दिया करते हैं। जिन मूर्तियों को हम लोग खंडर में पटक देते हैं वो मूर्तियों को ये लोग बाहर अरबों करोड़ों में बेच आते हैं। लेक्चर के दौरान जगन के सामने वाला बंदा क्लास की एक लड़की के साथ फोन पर फ्लर्ट करता रहता है। जगन का ईगो हर्ट होता है और वो उसके थप्पड़ मारकर उसे लेक्चर पर फोकस करने को बोलता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि उसकी इस हरकत के कारण कुछ गुंडे उसका कॉलेज के बाहर इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए वो किसी को फोन करता है। और वो जिसको फोन करता है उसका नाम है माइकल, अरुल और जगन के पिताजी के एम्प्लॉय का बेटा, या यूं कहें तो अरुल का बेस्ट फ्रेंड। और ये लड़की है मलार, जो किसी की कुछ नहीं लगती। अपने बंदे लोग को लेकर जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो गुंडा अरुल को बताता है कि वो उसकी प्रीवियस फिल्म का साइड एक्टर था। जान पहचान होने के कारण वो झगड़ा छोड़ देते हैं और उल्टा वो तो आपस में मौज करने लगता है। अगले दिन नशे में धुत होकर जब अरुल अपने घर पहुँचता है तो हम देखते हैं कि उसकी वाइफ वो लड़की जिसकी स्टार्टिंग में शादी हो रही थी और इसका नाम है यानिनी। और इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब इसका हस्बैंड नशे में तरबतर होकर घर पर आता। नेक्स्ट सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई है और ये औरत वही है जो अपनी सहेली को कह रही थी कि इसका पति इसको डांटता। और यही औरत अरुल और जगन की माँ है और अब उनके पिताजी इनको हर रोज अपने हाथों से खाना खिलाया करते हैं। इधर अरुल का नशा बढ़ता जाता है। उसकी पत्नी गुस्से में उससे पूछती है क्या तुम मरना चाहते हो। इस पर अरुल बोलता है कि अगर वो नशा नहीं करेगा तो प्रोड्यूसर को मारने निकल पड़ेगा और उसको मारने के बाद खुद को गोली मार देगा। उसकी पत्नी भावुक हो जाती है। वो उससे बोलती है कि वो मूव ऑन करो और एक नई मूवी पर काम चालू कर दे। फिर अरुल उससे बोलता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो और मैं तुमसे बोलूँ कि इस बच्चे को शायद मैं पटक के नए बच्चे की तैयारी करे और उस वक्त जो तुम्हारी हालत होगी वही हालत मेरी है, मैं मूव ऑन नहीं कर सकता। इट्स लाइक माई चाइल्ड। अरुल और जगन के पिताजी और उनके पिताजी मूर्ति बनाने का काम क्या करते थे, इसलिए जगन को मूर्तियों की काफी नॉलेज है, लेकिन वो इस नॉलेज से प्राचीन मूर्तियों की स्मगलिंग करने का प्लान बनाता है। वो माइकल से पूछता है लेकिन माइकल उससे मना कर देता है। वो उसको कन्विंस करता है कि वो मूर्तियों को सिर्फ ऐसी जगह भेज रहे जहाँ उनकी इंपोर्टेंस ज्यादा है। माइकल हाँ कर देता है और फिर वो अपने बंदों के साथ मंदिर में जाते हैं। वो देखते हैं कि मंदिर का गेट पहले से खुला हुआ है और तो और मंदिर के सामने वाली जाली तो टूटी हुई है, इसलिए वो मूर्ति डायरेक्ट वहां से उठाकर रफू चक्कर हो लेते हैं। कुछ पैसे मिलने के बाद माइकल मलार को एक नेकलेस गिफ्ट करता है, लेकिन वो उससे मना कर देती है। माइकल उसको खूब फोर्स करता है लेकिन वो नहीं मानती। और जब माइकल अपने चाचा के साथ मलार के पास रिश्ते के लिए आता है तो वो बोलती है उसने कभी नहीं बोला कि वो माइकल से प्यार करती है और इनफैक्ट उसके लवर के साथ उसकी शादी तो पहले ही हो चुकी थी। वो बोलती कि वो अपने पति को अपनी दुनिया मानती थी, लेकिन शादी के बाद उनको एक बिजनेस लॉस हुआ जिसके बाद उसके डरपोक पति ने खुद को मार डाला। वो अपनी बात आगे कंटिन्यू करके बोलती कि देखो चाचा जी, इस बात को 6 साल हो चुके और मेरी कुछ इच्छाएं होती जिसके कारण मैंने माइकल को यूज करा। यह सुनने के बाद वो वहां से निकल जाते और माइकल की शादी अपनी किसी पसंद की लड़की से करा देते हैं, जो कि वही लड़की जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो अपने दोस्तों से बोलती कि उसे माइकल बहुत पसंद आया और वो इससे बहुत खुश है। शादी की पहली रात माइकल उससे बोलता है कि ये शादी जबरदस्ती हुई है, इसीलिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखे। गाड़ी से गुजरते वक्त वो माइकल से बाहर बारिश में भीगने को बोलती, लेकिन माइकल उससे बोलता है कि वो विंडो बंद कर दो, उसकी शर्ट गीली हो रही है। इधर अरुल भैया के नशे के चलते उनका पब में पंगा हो जाता है। उसकी पत्नी उससे बोलती बिना कपड़ों के गुलछर्रे उड़ाना और पब वालों से बेइज्जत होकर बाहर फिकवा देना, मुझे तुम पर घिन आ रही है। अरुल पूछता है कि तुम्हें किसने बताया। वो उससे बोलती है कि मेरा माइंडसेट हमेशा सेम नहीं रहता, क्या पता तुम कल घर आओ और मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ
हो। अरुल भैया बातें सोचते हुए अपना नशा कंटिन्यू करते, फिर उन्हें याद आता है कि उन्होंने पब में तो यागिनी के ऑफिस का एक बंदा देखा था। इसके बाद अरुल यागिनी के ऑफिस में जाता है और उस बंदे से कहता है कि तू ये ना वो कुत्ता जो उस रात मुझे गौर गौर से घूर रहा था। वो उससे बोलता है क्या तू कोई जासूस है जो मेरी पत्नी को हर कुछ बताता है। वो उसकी पत्नी से बोलता है कि तुम्हें बाहर वालों से पूछने की कोई जरूरत नहीं, जो तुम्हें जानना है मुझसे जानो। उसकी पत्नी उससे बोलती है कि अब मुझे डिवोर्स चाहिए। इसके बाद उन दोनों की फैमिली आपस में बात करती है। अरुल की प्रॉब्लम जानने के बाद अरुल के पापा और उसकी पत्नी प्रोड्यूसर के पास फिल्म रिलीज कराने के लिए जाते हैं। प्रोड्यूसर उनसे बोलता है कि अगर अरुल माफ़ी मांग लेता है तो वो फिल्म रिलीज कर देगा। अपनी पत्नी के कहने के बाद अरुल प्रोड्यूसर से सॉरी बोलता है, लेकिन प्रोड्यूसर उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे पैरों पे गिरकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यह सुनने के बाद अरुल वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है और हमारे माइकल भैया उनसे झगड़ा मोल ले लेते हैं। अरुल के पिताजी प्रोड्यूसर से बोलते हैं कि तुम ये अच्छा नहीं कर रहे, एक कलाकार को परेशान करना एक पाप के समान है। वो उनसे बोलता है कि सर आप मुझे पापी मत बनाइए, उसने मुझे बहुत परेशान करा इसलिए मैं थोड़ा भावना में बह गया था। वो आगे बोलता है कि आप 6 करोड़ में मुझसे फिल्म खरीद लीजिए और आपको जब रिलीज करनी हो तब कर देना। इस पर वो लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन उनके पास कुछ पैसे कम पड़ते हैं, इसलिए जगन उनको मूर्तियों की स्मगलिंग करने के लिए बोलता है। अरुल और बाकी सब उससे मना करते हैं, लेकिन वो उनको कैसे न कैसे मना ही लेता है। इसके बाद अरुल भैया सुधर जाते हैं और वो लोग अपने प्लान में सक्सेस भी होते हैं। वो रात को आपस में सेलिब्रेट करते हैं। माइकल अरुल को पीने के लिए बोलता है, अरुल मना कर देता है। माइकल उससे बोलता है तो फिर आखिर तुम इस राक्षस से छूट ही गए। इतने में जगन चिल्लाता है चुप। वो बोलता है कि तुम सब राक्षस हो, पापा ने कभी मम्मी की देखभाल नहीं करी, वो राक्षस। वो बोलता है कि मेरी बाजू में बैठा हुआ मेरी भाभी को परेशान करने वाला ये राक्षस। और फिर वो माइकल की तरफ इशारा करके बोलता है कि एक लड़की के साथ शादी करने के बाद भी मल्हार के पास जाने वाला ये राक्षस। वो लोग उसे संभालते हैं और अरुल उसे वहां से ले जाता है। फिर माइकल मल्हार के पास जाता है। मल्हार उसे बैठकर समझाती है कि अपनी पत्नी का अच्छा हस्बैंड बनो और यहाँ से चले जाओ। इतने में डोरबेल बजती है और कोई अंदर आता है। माइकल उससे पूछता है और वह हंसकर बोलती है कि तुम खुद समझ जाओ। इसके बाद माइकल वहां से चला जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो आदमी तो मल्हार को उसका रिपेयर किया हुआ लैपटॉप वापस देने आया था। माइकल के जाने के बाद मल्हार थोड़ी भावुक हो जाती है। इधर अरुल भैया नशेड़ी रूप में घर के अंदर घुसते हैं, लेकिन हमारी दीदी समझ जाती है कि वो एक्टिंग कर रहा है। सामने न्यूज आती है जिसमें फिल्म प्रोड्यूसर बोलता है कि जो फिल्म अभी डायरेक्टेड बाय अरुल थी वो फिल्म में छीन करके अपने भाई को देता हूँ, क्योंकि अरुल ने उसकी स्क्रिप्ट बहुत बेकार लिखी है। अरुल भैया का दिमाग खराब होता है, क्योंकि वो लोग तो फिल्म खरीदने वाले थे ना, फिर ये प्रोड्यूसर ने क्या कर दिया, उसकी पत्नी टीवी बंद कर देती है। अरुल भैया को गुस्सा आता है। वो उसकी पत्नी से बोलता है कि डियर मेरे को पीनी पड़ेगी, नहीं तो मैं रिएक्ट करूंगा। इसके बाद वो अपनी बंदूक ढूंढने लगता है, लेकिन बंदूक ना मिलने पर वो गाड़ी लेकर कहीं निकल जाता है। उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगता है। इधर माइकल जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उससे बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे माइकल बहुत खुश होता है। लेकिन इस बीच उसको फोन आता है और वो वहां से तुरंत निकल लेता है, और माइकल की पत्नी को भी बुरा लगता है। इधर प्रोड्यूसर अरुल को पकड़ लेता है। वो अरुल को वहाँ पर खूब मारता है। उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे सामने ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। अरुल उससे माफ़ी मांगता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए। वो रोते हुए बोलता है कि वो फिल्म मेरे बच्चे की तरह, उसे रिलीज़ होने दीजिए। प्रोड्यूसर उससे बोलता है कि 2-4 पेग मारने के बाद तू यहाँ कन्फेस करना है तो मैं तेरी पिक्चर रिलीज कर दूंगा क्या। फिर अरुल उससे हंसते हुए बोलता है कि मैंने तुझे मारने के लिए एक गन खरीदी थी, लेकिन बदकिस्मती से मैं उसे ला नहीं पाया। इसके बाद प्रोड्यूसर हाइपर हो जाता है और हथौड़े से उसे मारने वाला ही होता है कि माइकल और जगन वहाँ पर आ जाते हैं। अरुल की ऐसी हालत देखकर माइकल को गुस्सा आ जाता है और वो प्रोड्यूसर को मारकर उसके भाई को जख्मी कर देता। माइकल को 7 साल की सजा सुनाई जाती है। अरुल की पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। अरुल उसके पिताजी से बोलता है कि माइकल ने जो कुछ भी करा उसके लिए करा है, इसलिए उसको जल्द से जल्द छुड़ाना होगा। और इधर माइकल से भी जगन बोलता है कि वो कुछ ही दिन में उसको छुड़वा देगा। फिर माइकल जेल में जाता है और अरुल के पिताजी उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेज देते हैं। वहाँ का वार्डन उन लोगों से बोलता है कि ये मेरा इलाका है और तुम लोग यहाँ के नशेड़ी कुत्ते। और इस वार्डन से जो कोई भी ऊंची आवाज में बात करता ये उसको बहुत जोर जोर से मारता। इधर जेल में माइकल भी खूब डंडे खाता। दिन, हफ्ते, महीने बीत जाते, लेकिन माइकल को बेल नहीं मिलती। मैं तुम लोगों को माइकल की पत्नी का नाम बताना भूल गया था, जो है पोनी। जेल में विजिटिंग के दौरान पोनी माइकल से कुछ नहीं बोलती। टाइम बीतता है। जगन माइकल से बोलता है कि उसकी बेल को पोस्टपोन कर दिया है। जितना जेल में माइकल के साथ टॉर्चर होता है उतना ही अरुल के साथ नशा मुक्ति केंद्र में होता है। लेकिन एक दिन उसे वहां से मुक्ति मिल जाती है और फिर वो माइकल से मिलने आता है। वो माइकल से बोलता है कि उसने उसकी बच्ची को देखा है जो कि बिल्कुल क्यूट है। वो बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। माइकल उससे बोलता है कि ऐसा मत और अपनी नई मूवी की स्टोरी लिखो।
अरुल अपनी मूवी की स्टोरी लिखना स्टार्ट करता है, लेकिन वो लिख नहीं पाता, इसलिए वो फिर से पीने लग जाता है। लेकिन इस बार वो खुद को कंट्रोल करता है और फिर से नशा मुक्ति केंद्र जाता है और फिर वो कुछ टाइम वहाँ बिताता है और हम देखते हैं कि वो खुद अब जूनियर वार्डन है और अब वो इस आदत से कम्प्लीटली फ्री हो चुका है। इधर जगन को पता चलता है कि प्राचीन मंदिरों में से जो मूर्तियां गायब हुई है वो अब न्यूज में आने लगी है। अरुल नशा मुक्ति केंद्र से निकलकर यागिनी से मिलने आता है। उसे वहाँ पे पता चलता है कि वो शादी करने वाली है और वो उससे बोलती है कि वो जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे। इधर माइकल भी जेल से छूटता है। वो देखता है कि पोनी उसे लेने नहीं आई। जब वो पूछता है तो वो लोग कुछ नहीं बोलते और फिर उसे पता चलता है कि पोनी कई दिनों से गायब है और फिर वो उसे ढूंढने के लिए उसके पियर जाता है। उसको वहाँ पर एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो उसको अंकल कहकर अंदर भाग जाती है। फिर उसे उसकी पत्नी मिलती है। वो उससे बोलता है कि उसने जेल में बेकरी का काम सीखकर वो बेकरी खोल के आगे की अच्छी लाइफ जीना चाहता है। उसकी पत्नी बोलती है कि बेकरी खोलने के पैसे कहाँ से लाओगे, तो वो बोलता है कि वो अरुल से उधार मांग लेगा। ये बात सुनकर उसकी पत्नी भड़क जाती है और बोलती है कि लोन लो या भीख मांगो मैं नहीं जानती, लेकिन उस फैमिली के पास कभी नहीं जाओगे अगर तुम मुझे चाहते हो तो। और फिर वो उसकी पत्नी से प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। इधर यागिनी की शादी फिक्स हो जाती है और फिर एक दिन उस प्रोड्यूसर की फैमिली अरुल के घर पर आती है। वो उससे बोलती है कि वो लोग बहुत कर्जे में, उनके पास कुछ नहीं बचा सिर्फ उसकी मूवी के अलावा, अगर वो उसे खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। जगन फिर से अरुल को मूर्ति स्मगलिंग करने के लिए बोलता है। अरुल मान जाता है, लेकिन जगन बोलता है कि हमें माइकल की जरूरत पड़ेगी। अरुल उससे बोलता है कि नहीं, हम माइकल को वापस नहीं भेज सकते, उसने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ सहा है। जगन उससे बोलता है कि अगर माइकल नहीं जाएगा तो हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। वो उससे बोलता है कि आखिरी बार माइकल को करने देते हैं और फिर वो लोग माइकल के घर पर जाते हैं। अरुल माइकल से पूछता है। माइकल थोड़ा झिझकता है, लेकिन वो बोलता है कि आखिरी बार करूंगा। वो उसकी पत्नी से बोलता है कि वो कल मुंबई कम ब्याज पर लोन लेने के लिए जा रहा है। जगन सब लोगों को बोलता है कि हम लोग दूसरे स्टेट के प्राचीन मंदिर में जा रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, अगर पकड़े गए तो हमारे चितड़े उड़ जाएंगे। वो उन लोगों से बोलता है कि ये प्राचीन मंदिर सिर्फ एक बार फ्राइडे को खुलता है, जो कि कल है। अगले दिन वो लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें चलते जुलूस के बीच में माइकल और एक बंदा घुस जाते हैं। मंदिर के अंदर चले जाने के बाद वो एक कोने में घुस जाते हैं ताकि पंडित बाहर से ताला लगा दे। वो लोग आपस में बतियाते हैं कि वो पूरी रात यहाँ पर कैसे गुजारेंगे। तो वो बंदा माइकल को एक गोली देता है जिससे अच्छी नींद आए। वो तो गोली खाकर सो जाता है, लेकिन माइकल के साथ कुछ अजीब सा होता है। वो देखता है कि फिल्म प्रोड्यूसर अरुल, उसकी पत्नी और मल्हार उसकी तरफ मारने के लिए दौड़ रहे हैं। वो सब गाना गाते हैं कि तू राक्षस है। इतने में सुबह हो जाती है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ पुलिस इकट्ठा हुई है और मंदिर की मूर्ति भी गायब है। पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। जगन उसे बताता है कि उन बंदों ने हमारे साथ धोखा करा। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द छुड़ा दूंगा। अरुल को पता चलता है तो उसका भी दिमाग खराब होता है कि वो एक बार फिर हमारी वजह से फंस गया। लेकिन इस बार माइकल मौका देखकर वहां से भाग लेता है और एक बस में बैठकर कहीं और निकल जाता है। और जब वो एसटीडी फोन करने के लिए जाता है तो वो उन बंदों को वहां पर देखता है। उनका पीछा करने के बाद वो उन लोगों को खूब मारता है। वो लोग बोलते हैं कि हमें माफ कर दो माइकल, ये सब जगन ने किया है। वो लोग उसे बताते हैं कि जगन ने हमको एक्स्ट्रा पैसे दिए थे ये सब करने के लिए, पुलिस बुलाना और तुम्हें वो गोली देना, ये सब जगन का प्लान था। माइकल उनसे पूछता है कि जगन ऐसा क्यों करेगा। वो लोग बोलते हैं कि हमें पता नहीं, और माइकल वहां से निकलने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग भागकर उसके पास आते हैं और उसे सच बताते हैं। सच सुनने के बाद माइकल उन्हें और भी मारने लगता है। वो लोग उसे क्या बताते हैं, माइकल उन्हें क्यों मारता है, जगन ने ऐसा क्यों करा, इन सब का आंसर हम लोगों को नहीं पता। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जगन उसकी माँ को कुछ बताता है। मैंने आपको बचपन से ही देखा है, आप, मेरी आंटी, मेरी कजिन वीरामणि, सब्जी वाली और मेरी स्कूल फ्रेंड, सब लोगों को मर्दों ने रुलाया है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई औरतों को रुलाता है। वो बोलता है, मैं कभी एक लड़की को रोता हुआ नहीं देख सकता, और जो मर्द उन्हें रुलाता है मैं उनसे नफरत करता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट देम टू लिव हैप्पी। मेरी लाइफ में कई लड़कियां आई है, लेकिन जिस दिन मैंने उसको देखा ना, तो बस मैं उसका हो गया, और मैं कभी नहीं चाहता कि उसको कोई दुख आए। लेकिन जब माइकल की उसके साथ शादी हुई तो मैंने अपना विचार बदल लिया। लेकिन वो कमीना माइकल शादी होने के बाद भी उस मल्हार के पीछे जाता, और तो उसने इस बीच पोनी को प्रेग्नेंट भी कर दिया। हाउ टैलेंटेड ही इज। उसको उसकी पत्नी और अपने आने वाले बच्चे की सोचनी चाहिए थी, लेकिन उसने एक गरीब आत्मा को रुलाया, जो बिल्कुल सही नहीं है। वो हर सिचुएशन में अलग अलग कारणों से जूझी, और उसको ऐसा देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो आगे बोलता है, और फिर मैंने माइकल को बेल दिलाने का प्लान छोड़ दिया। फिर एक रात मैंने पोनी को आई लव यू बोला,
मैंने उससे बोला कि मैं कोई चीप गाय नहीं हूँ जो माइकल के जेल के होने के कारण इस सिचुएशन का फायदा उठाऊं। एक्चुअली में जो लाइफ तुम जी रही हो वो तुम्हें नहीं जीनी चाहिए। लेकिन अगले दिन उसने किसी को बिना बताए शहर छोड़ दिया। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार करती, लेकिन ये हमारी घटिया सोसाइटी और ट्रेडिशन है ना, इसी के कारण उसने शहर छोड़ दिया। फिर वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि माइकल उसे वो खुशी नहीं दे सकता जो मैं दे सकता हूँ। और फिर जब उसने अगले दिन माइकल के घर पर उसे देखा तो उसने वापस प्लान बनाया कि वो माइकल को पुलिस के पास भिजवा देगा। इधर माइकल घर पर आता और उसकी पत्नी से जबरदस्ती करके पूछने लगता है कि जगन और उसका क्या चक्कर है। फिर वो बोलती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन उसने बिना बताए शहर छोड़ दिया। इसके बाद माइकल हाइपर हो जाता है। फिर वो बोलती है चाहे जो कर लो, ये मेरा भाग्य है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। माइकल थोड़ा शांत होता है। वो माइकल से बोलती है कि तुम कंफ्यूज मत हो, हम अच्छे से साथ में रहेंगे। माइकल उससे पूछता है कि क्या तुमने उसके साथ वो नहीं करा। यह सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये क्वेश्चन पूछते हुए? क्या मुझे नहीं पता कि तुम मलार के पास नहीं जाते थे? तुमने मुझसे शादी क्यों करी? फिर उसको बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए बोलती है क्या मैं कोई मशीन हूँ जो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की देखभाल करूँ? वो बोलती कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मैंने उसके साथ कुछ करा है तो क्या तुम मुझे मार दोगे? मैं नहीं बताती तुम्हें कुछ भी। माइकल उससे माफी मांगता है। वो यहाँ से चलकर कहीं दूर अच्छी लाइफ जीने का वादा करता। इधर अरुल भैया मूवी खरीद लेते हैं और इसके बाद वो यागिनी से मिलने जाते हैं। वो देखता है कि उसकी शादी होने वाली है। वो उससे बोलता है कि मैं बिल्कुल चेंज हो चुका हूँ, तुम ऐसा मत करो। यागिनी बोलती है कि सबका कारण तुम हो, तुमने जो कुछ भी करा ये सब उसी की वजह से हो रहा है। वो उससे बोलती है कि वो बहुत कंफ्यूज है कि वो शादी करे या तुम्हारे साथ जाए। कल से अगर तुम वापस नशा करने लग गए तो। अरुल उसे अश्योर करता है और उसका दिल न तोड़ने का वादा करता है और वो जैसे तैसे अरुल की बात मानती है। इधर माइकल कुछ पैसे लेने के लिए उसके चाचा के पास आया होता है। जगन भी वहीं आ जाता है। जगन माइकल को देख के बोलता है ओ माइकल तुम। चाचा उसे बताते हैं कि माइकल शहर छोड़कर जाने वाला है। जगन उससे बोलता है कि देखो माइकल, पोनी का ध्यान रखना, अगर उसका कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। माइकल की सटकती है और वो उसके सर पर वार कर देता है। जगन की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और जब वो लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं तो माइकल की बच्ची उससे बोलती है अंकल चॉकलेट। पोनी उससे बोलती है कि ट्रेन चलने वाली, अगले स्टेशन से ले लेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बोलती है पापा चॉकलेट। और माइकल को उसने पापा पहली बार बोला है, इसलिए माइकल उसके लिए चॉकलेट लेने के लिए नीचे उतर जाता है। इतने में अरुल वहाँ पहुंच जाता है। माइकल उससे बोलता है कि उसने गलती करी थी। अरुल बोलता है कि ये तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। वो छोटा बच्चा था। अरुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो माइकल से बोलता है कि तू मेरे भाई जैसा है और वो मेरा भाई है। वो अपने पीछे से बंदूक निकालता और थोड़ी देर बाद उसके चाचा पोनी से बोलते हैं कि इन मर्दों के बीच अपनी खुशी ढूंढना बंद करो, ये सारे मर्द अपने अहंकार के दबे तले राक्षस है। ट्रेन चालू होती है और पोनी ट्रेन में बैठ जाती है। चाचा अरुल से बोलते हैं कि तुम उसे माफ कर सकते थे, तुमने उससे वादा करा था। वो उससे बोलता है लेकिन मैं नहीं कर सका। चाचा बोलते हैं देखो माइकल को किस तरह वो लेटा हुआ है, तुमने थोड़ी देर के लिए भी यागिनी और अपनी बच्ची के लिए सोचा कि उनका क्या होगा। इस पर अरुल बोलता है कि मैं कर सकता था, माइकल भी अपने आप को शांत रख सकता था या फिर मैं अपनी दया दिखाकर उसे जाने देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। बिकॉज इट्स इन आवर ब्लड, वी आर मैन, वी आर नॉट लाइक टू बी वुमन। वो बोलता है कि हम सारे मर्द लोग ऐसे नीच कुत्ते हैं जो कभी शांत नहीं बैठ सकते। वो यागिनी को फ़ोन करता है। वो बहुत खुश होती है। इसके बाद अरुल नशेड़ी हालत में उससे बोलता है कि तुझे जिससे शादी करनी है कर ले। वो बोलता है कि तुझ जैसी कुतिया की बात सुनकर मैं पीना कैसे छोड़ सकता हूँ। पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। पोनी, यागिनी और अरुल की माँ तीनों की आंखों में आंसू आते हैं। फिर पोनी अपने आप को चुप करके अपनी बच्ची से बाहर भीगने के लिए बोलती है। याग्नी की बेटी भी उससे बारिश में भीगने के लिए बोलती है, लेकिन वो बोलती है कि वो गीली हो जाएगी। और फिर हमें पोनी को भीगते हुए दिखाया जाता है और मूवी की एंडिंग ठीक उसी तरह होती है जिस फ्रेम से मूवी स्टार्ट हुई थी। तो भाई लोग, इस मूवी में है बहुत सारे मेटाफोर। अगर उन मेटाफोर को डिकोड नहीं करा तो ये मूवी अधूरी रह जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। मेटाफोर नंबर 1, इस मूवी का नाम है इरेवी, जिसका मतलब है देवी, जो इसका कोर कंसेप्ट है। इन लोगों ने प्राचीन मंदिरों की पवित्र देवी मूर्तियों की वैल्यू ना करके उनकी तस्करी करी। साथ ही इन्होंने अपने घर की देवी यानी कि उनकी वाइफ्स, उनकी भी वैल्यूज का ध्यान नहीं रखा। इस फिल्म में इन लोगों का हर एक छोटा स्टेप इस फिल्म की फीमेल कैरेक्टर को रुलाता है। पूरी फिल्म में अरुल की माँ को बेहोश बताया, लेकिन एंड सीन में हम उसे रोता हुआ देखते हैं। इसका एकमात्र कारण है माइकल, जिसने जगन को मार दिया। मेटाफोर नंबर 2,
मूवी की स्टार्टिंग और मूवी की एंडिंग वाला सीन आपस में मिरर इमेज है, जो हमें पोनी में आए चेंजेस को बताता है कि किस तरह पोनी पहले सोसाइटी के तले अपने आप को बाउंड कर रखी थी और एंड में खुद को भिगाकर उसने बारिश को छुआ, जिसका मतलब है कि अब वो सेल्फ डिपेंड है। मेटाफोर नंबर 3 1440 पे तुम्हें देखने को मिलेगा जगन जब पोनी को प्रपोज करने गया तो वहाँ पे मेंस वर्ल्ड करके कुछ लिखा हुआ है, जिसका मतलब है पेट्रियार्की वर्ल्ड से, जो मैं तुम्हें इश्क नॉट लव स्टोरी वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो भाई क्या कर रहे हो, जा करके देखो। ये सीन हमको यही बताता है कि बहुत सारी औरतें मेंस वर्ल्ड के नीचे बोझ तले जीती आई है, लेकिन यहाँ पे मेंस की जगह पेट्रियार्की वर्ल्ड कहना सही रहेगा, क्योंकि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। और अगर तुम्हें पेट्रियार्की का मतलब नहीं पता तो मेरी इश्क नॉट लव स्टोरी वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने विस्तार से बताया है। मेटाफोर नंबर 4 0038 पर जाकर देखो। हमने कुछ साइकिलों को एक पैटर्न से गिरते हुए देखा था, जो इस मूवी का नटशेल है, यानी कि एक फैमिली का सुप्रीम कैरेक्टर जो कि मेन अगर थोड़ा सा भी डगमगाता है तो उसकी एंटायर फैमिली को बर्बाद कर देता। फिल्म में हमने अरुल माइकल के साथ फिल्म प्रोड्यूसर की फैमिली को भी उसकी आदतों के चलते डगमगाते हुए देखा। इन शॉर्ट सारे के सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। मेटाफोर नंबर 5 8251 पे तुम देखोगे कि अरुल के पीछे कुछ फिल्म्स की तस्वीरें हैं जो अरुल के कैरेक्टर को डिफाइन करती है। मेटाफोर नंबर 6 माइकल को जब गोली दी जाती है तो वह गाना आता है जिसमें मल्हार को छोड़कर बाकी सब ने काले कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि माइकल को मल्हार को छोड़कर बाकी सब में गिल्ट था। मेटाफोर नंबर 7 माइकल जब मल्हार को छोड़कर गया तो वो रोने लगती है, यानी कि वो जैसा सबको दिखाती है वैसी नहीं है। मैं भी उसको भी माइकल के लिए फीलिंग्स हो, लेकिन उसने कभी बताया ही नहीं, जिस तरह पोनी ने जगन को नहीं बताया था। तुम इस पे ऐसा भी कह सकते हो कि मल्हार ही पोनी का फ्यूचर है। और नंबर 8 जब अरुल गुस्से में प्रोड्यूसर के पास गया तो वो अपनी बंदूक नहीं ढूंढ पाया, जबकि उसकी बंदूक तो वहीं रखी थी। इट्स बिकॉज ऑफ द एंगर वी हैव। मेटाफोर नंबर 9 जहाँ पोनी अपनी बच्ची को बारिश में भीगने के लिए बोलती है, यागिनी अपनी बच्ची को रोकती है, क्योंकि पोनी नहीं चाहती कि उसकी आने वाली जनरेशन भी सोसाइटी की फाउंडेशन में जिए। मेटाफोर नंबर 10 फिल्म में एक फ्रेम ऐसा भी है जहां हम दो कप को देखते हैं, जिसमें से एक उल्टा है और एक सीधा है। इसका मतलब मैं नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। और अगर इस फिल्म की एंडिंग ने आप लोगों को इमोशनल कर दिया है तो इश्क नॉट लव स्टोरी की एंडिंग देखो, क्योंकि उसकी एंडिंग सीधा पेट्रियार के लोगों के मुंह पर थप्पड़ मारती है। अगर आप लोगों को मेरी मूवी देखने का नज़ारा पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको, कमेंट करो और बेल आइकन दबाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।